कहाँ थे हम आ गए थे हमारे मेड्यूलोब्लास्टोमा पे रेडिएशन फील्ड के ऊपर। तो अपना क्या ट्रीटमेंट, रेडिएशन फील्ड अपना दो टाइप का होता है, क्रेनियल फील्ड और एक स्पाइनल फील्ड। ठीक है, क्रेनियल फील्ड में अपना फेज़ 1 में अपन 3600 क्यूरी ग्रे देते हैं 20 फ्रैक्शन में, और फेज़ 2 में अपन 1000 क्यूरी ग्रे देते हैं 12 फ्रैक्शन में। और इसके अंदर अपन टोटल डोज देते हैं 5600 क्यूरिक रे। स्पाइनल फील्ड में अपने अप टू 35 सेंटीमीटर पहले फील्ड पे होता है, और ग्रेटर देन 35 सेंटीमीटर में सेकेंडरी फील्ड दो होता है। डोज अपन लेते हैं 2000 से 3000 क्यूरिक रे फ्रैक्शन में। फिर आता है क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन टेक्निक। क्रेनियोस्पाइनल इरेडिएशन टेक्निक ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। इसमें टारगेट वॉल्यूम क्या होता है, पूरा ब्रेन होता है और इस मेनिंजेस मतलब जो उसकी लेयर जो CSF को कवर करी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड और लिप्टोमेनिंजिस विथ CSF। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और लिप्टोमेनिंजिस होती है पोस्टीरियर फोसा बूस्ट। एनर्जी इसमें जाती है 4 से 6 मेगावोल्ट लिनाक और कोबाल्ट 60। पार्ट्स इसमें जाते हैं होल ब्रेन, दो पैरेलल अपोजिट लेटरल फील्ड। ठीक है, दो क्या होता है लेटरल फील्ड पे, दो पैरेलल अपोजिट मतलब ब्रेन है तो एक अपोजिट चीज है ना, जो अपोजिट वाली फील्ड होती है उसको कवर करता है। और स्पाइन में क्या होता है, डायरेक्ट पोस्टीरियर फील्ड होता है। ठीक है, सीधा अपन पोस्टीरियर टू देता है, मतलब अगर स्पाइन अपनी ऐसी है, पेशेंट अपना ऐसे ले डाउन है तो अपन क्या पोस्टीरियरली स्पाइन पे दे देता है। शेड्यूलिंग फॉर रेडियोथेरेपी, शेड्यूलिंग फॉर रेडियोथेरेपी में बात करें तो अपने क्या आ जाता है, ठीक है, शेड्यूलिंग फॉर रेडियोथेरेपी में देखें तो एक सेकेंड, सिर्फ छोड़ो। ठीक है, शेड्यूलिंग फॉर रेडियोथेरेपी में देखें तो स्टार्टिंग टाइम क्या होता है, विद इन 2 डेज फॉलोइंग सर्जरी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है 45 से 47 डेज। क्रेनियोस्पाइनल जंक्शन क्या होता है, हॉटस्पॉट डेवलप कर सकता है। टू प्रिवेंट द हॉटस्पॉट वी यूज एसिमेट्रिक जॉस और काउच रोटेशन। ठीक है, तो अपन के एसिमेट्रिक जॉस और काउच रोटेशन अपन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट हॉटस्पॉट्स। तो यहाँ पर अगर ये मान लो तो ये अपना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, रोटेट कर देते हैं। रोटेट करने से पेशेंट के क्या हो जाता है, हॉट स्पॉट वाला एरिया क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर क्या करा, पेशेंट सेटअप स्टायरोफॉर्म ब्लॉक, मतलब ठीक है अपन ने जो रोक कर इसमें क्या है ऊपर वाले हॉट स्पॉट को रोक दिया। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ क्रेनियल फील्ड डाइवर्जेंस, जो अपना क्रेनियल फील्ड डाइवर्जेंस है इसमें अपन ने पोस्टीरियरली अपन ने दी थी। और तीसरे में क्या करा, अपन ने क्रेनियल फील्ड को अपन ने रोटेट कर दिया अलाइंग विद पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, इस तरीके से अपन रोटेट करके क्या कर सकते हैं, हॉट स्पॉट्स को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो एक क्रेनियल फील्ड डाइवर्जेंस को रोकने काम में आता है। फिर तो अपने पास इफेक्टिव टेक्निक और ट्रीटमेंट, तो इसमें अपन प्रोटोन थेरेपी या टोमोथेरेपी दोनों दे सकते हैं। रेडिएशन टॉक्सिसिटी, रेडिएशन टॉक्सिसिटी में आती है एक्यूट टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिस में आता है नौसिया, वॉमिटिंग, फिटीग, हेडेक, ड्राउजीनेस, थकान, सर में दर्द, उल्टी आना, है ना, नाक से पानी बहना, न्यूट्रोपिनिया, न्यूट्रोफिल्स का कम होना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स का कम होना, माइल्ड डर्माइटिस। ठीक है, स्किन में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है, म्यूकोसाइटिस, ऑस्टियोफेजाइटिस। लीड टॉक्सिसिटी में क्रोनिक प्रोग्रेसिव मेलाइटिस। ठीक है, प्रोग्रेसिव मेलाइटिस हो सकता है, रेडिएशन नेक्रोसिस हो सकता है, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, रेडिएशन रेटिनोपैथी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, हियरिंग में लॉस, एंडोक्राइनोपैथीज, हाइपोथायराइडिज्म, ये सब हो सकता है। कीमोथेरेपी में देखें तो मेजरली कौन कौन सी, सिस्प्लास्टिन 60 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, सिस्टरैबिन, एंडोजेन और हाइड्रोक्सी यूरिया और प्रोकार्बेजिन। ठीक है, तो ये अपन को 5 भी याद हो जानी चाहिए। तो सिस्प्लास्टिन, सिट्रारेबिन, एंडोकैसिन, हाइड्रोक्सी यूरिया, प्रोकार्बेजिन। स्टेजिंग सबसे पहले क्या होता है, T1 लेस देन 3 सेंटीमीटर डायमीटर, कोई नोड्स नहीं होता, कोई मेटास्टेसिस नहीं होता। स्टेज 2 में ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर डायमीटर, और इसमें भी कोई नोड नहीं होता, मेटास्टेसिस नहीं होता। फिर T3 स्टेज में आ जाता है, इसमें ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाता है, नो मेटास्टेसिस वगैरह। और T4 के अंदर भी, T4 के अंदर कुछ 3 सेंटीमीटर से भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोई
में नोड नहीं होता और मेटास्टेसिस क्या होता है, हो जाता है आउटसाइड द CNS। ठीक है, ये अपना ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अब अपन देखें अपने इसके बाद वाले क्वेश्चन में कौन सा आता है। तो ये अपना क्रेनियोस्पाइनल फील्ड, ब्रेस्ट मैक्सिला, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट हो गया, कैंसर ऑफ मैक्सिला हो गया। फिर उसके बाद अपना बचा मेडुलोब्लास्टोमा हो गया। ठीक है, मेडुलोब्लास्टोमा भी हो गया, 3 फील्ड कैंसर ब्रेस्ट भी हो गया। फिर उसके ऊपर आ गए अपन ट्रीटमेंट टेक्निक ऑफ मेडुलोब्लास्टोमा। ठीक है, मेडुलोब्लास्टोमा भी पूरा हो गया। हेड एंड नेक कैंसर। ठीक है, तो अपन ट्रीटमेंट टेक्निक क्या यूज़ कर सकते हैं फॉर हेड एंड नेक कैंसर। ठीक है, तो एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं। हेड एंड नेक कैंसर के बारे में बात करूँ तो हेड एंड नेक कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन दैट इंक्लूड ट्यूमर इन सेवरल एरियाज अबव द कॉलर बोन। ठीक है, तो इसमें अबव द कॉलर बोन काफ़ी ट्यूमर अपन को देखने को मिल जाता है। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ओरिजिन होता है स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा। हेड और नेक कैंसर में आता है अपना स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा, ग्रेटर देन 90%। HNN कैंसर आर स्क्वायर सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो ग्रेटर देन 90% क्या होता है अपने हेड और नेक कैंसर, क्या होता है स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा होता है। इसमें होता है ओरल कैविटी में कैंसर, लिरिक्स हाइपोफिरिंक्स में कैंसर, नेजोफिरिंक्स में, नेजल कैविटी में और मैक्सिलरी एंट्रन में। और नॉन स्क्वायमस सेल में थायराइड, सलाइवरी ग्लैंड और पैरानिसल साइनस में कैंसर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम हेडेक हो सकता है, वेट लॉस मतलब भूख नहीं लगती, नमनेस ऑन द फेस, ओरल कैविटी, स्वेलिंग ऑफ द जॉ, जवान का फूलना, प्लेन इन ब्लीडिंग इन द माउथ, डिस्कलरेशन ऑफ द गम्स, माउथ, टंग। नेजोफिरिंग्स नेजल कैविटी और साइनस, तो क्या होता है नेजल साइनस अपने ब्लॉक हो जाता है, नेजल में ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाता है, ब्लीडिंग, खून आना, स्वेलिंग, फूलना, प्लेन इन अपर टीथ है ना, ऊपर वाले जबड़े में पेन होना, हॉर्सनेस इन द वॉइस, डिफ़िकल्टी इन स्वेलो, ब्रेथिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, बोलने में, सांस लेने में या कुछ स्वेलो करने में क्या होता है डिफ़िकल्टी होती है। ऑडिबल वीजिंग एंड इंस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या होता है कुछ ऐसे सांस लेते समय से वीजिंग टाइप की आवाज़ आती है। ऑरोफिरिंग्स, ईयर पेन, इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सिटी, MRI, FNAC, बायोप्सी, एंडोस्कोपी, OPG, पेट सिटी और लेरेंजियोनोग्राफी। ठीक है, ये सब अपन चीज़ करवाते हैं। रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, च्यूइंग टोबैको, अल्कोहल, यूरिनरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन सॉरी, HPV। ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी कर सकता है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन, जेनेटिक फैक्टर्स, केमिकल जो एस्बेस्टोस, क्रोमियम, निकल वगैरह, ये सब सांस के थ्रू जाते हुए वहाँ पर कैंसर कर सकते हैं। सेक्स, मेल फीमेल, मेल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, हेड और नेक कैंसर, क्योंकि स्टेजिंग ज़्यादातर ये नेजोफिरिंक्स, थायराइड, म्यूकोजल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। पहला होता है स्टेज 1, ट्यूमर क्या लेस देन है 2 सेंटीमीटर, नो मार्जिनल नोड, नो मेटास्टेसिस। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या अपन सर्जरी कर ले। स्टेज 2 के अंदर T2 की स्टेज होती है, इसमें 2 से 4 सेंटीमीटर का होता है। N1 सिंगल इप्सी लेटरल लिम्फ नोड होता है। ठीक है, तो क्या होता है सिंगल इप्सी लेटर मतलब एक ही साइड में लगा हुआ होता है। और M0 इसका मतलब सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी कर लेता है। और T3 के अंदर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होता है। N2 क्या होता है सिंगल मल्टीपल लिम्फ नोड होता है और इसमें कोई मेटास्टेसिस नहीं होता। उसका काम क्या होता है और इसमें क्या होता है सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कर लेता है। स्टेज 4 में T4 हो जाता है, इसे TNE मतलब ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर रहेगा। N3 से NNE मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर और मल्टीपल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल इप्सिलेटरल लिम्फ नोड डिस्टेंस मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है फैलता है पूरी बॉडी में, और इसमें रेडिएशन प्लस पैलेटिव रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट में आता है 3-4 चीज़ें, इसमें आती है सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सर्जरी के अंदर देखिए तो सर्जरी फर्स्ट चॉइस है जितना पॉसिबल है, इसको अपन ऑप्ट कर सकते हैं फॉर अर्ली स्टेज है, ऑफ्टन लिमिटेड टू डिसफिगरमेंट ऑफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गन फंक्शन सच एज स्पीच एंड स्वेलिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये ठीक है, तो इसमें क्या सिर्फ ऑर्गन को फंक्शन कर सकता है। ठीक है, मतलब जैसे स्पीच और स्वेलो तो वो आराम से कर लेगा। रेडियोथेरेपी
स्टेराइल द माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर स्प्रेड बियॉन्ड द सर्जिकल मार्जिन, ठीक है। सर्जरी करने के बाद जो माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर स्प्रेड है उसको खत्म करने काम में आता है। जनरली एडजुवेंट आफ्टर सर्जरी, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट थेरेपी, मोस्ट हेड एंड नेक कैंसर सेंसिटिव टू रेडिएशन, ठीक है। ज़्यादातर हेड और नेक कैंसर क्या होता है, रेडिएशन सेंसिटिव होता है। ट्रीटमेंट सेशन 6 से 8 वीक का होता है। साइड इफेक्ट, परमानेंट ड्राई माउथ, कंप्लीटली अपना ड्राई माउथ रह सकता है। ओरल अल्सर, मुंह में अल्सर, अल्टर टेस्ट, टेस्ट का चेंज होना, वेट लॉस, टूथ डिके, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस ऑफ द मैंडिबल। डोज अपन 64 से 70 ग्रे, 1.8 ग्रे, और 2 फ्रैक्शन में अपन दे सकते हैं, 2 से 3 फेसेस नहीं, 12 फ्रैक्शन में 2 to 3 ग्रेस। फर्स्ट फेज में 44 ग्रे अपन 22 फ्रैक्शन में दे सकते हैं, और सेकंड फेज में 20 ग्रे अपन 10 फ्रैक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। और थर्ड फ्रैक्शन में अब तक जब डॉक्टर एवेल्यूशन कर देता है तब दे सकते हैं। कीमोथेरेपी एडजुवेंट अलॉन्ग विथ रेडियोथेरेपी, ठीक है। तो रेडियोथेरेपी के साथ में अपन कर सकते हैं एडजुवेंट। पैलेटिव कीमोथेरेपी कर सकते हैं, हैव बीन ड्रामेटिक रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाँ, ड्रामेटिक रेस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट मतलब स्टूमुलेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्स कर सकता है। रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी एजेंट, सिस्प्लास्टिन, कार्बोप्लेटिन, मेथोट्रेक्सिएट, डॉक्सीट्रेक्सियल, डॉसेटेक्सिल, पैलीटेक्सिल, 5-फ्लोरोयूरेक्सिल हाइड्रोक्सी यूरिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है। साइड इफेक्ट कैन ऑल्सो बी सीवियर एनीमिया, डिक्रीज ब्लड काउंट, इन्फेक्शन, वेट लॉस, नोसिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो हम ये वाला कंप्लीट हो गया था। फिर अपन आ जाते हैं हमारे, ये हेड और नेक कैंसर कंप्लीट हो गया था। और फिर क्या आता है इसमें, एक तो ये ग्रेवा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हाउ वी सिमुलेट द पेशेंट फॉर सी सर्विक्स, ठीक है, कैंसर ऑफ सर्विक्स। इसमें क्या आ रहा है ऊपर वाले में, कैंसर सर्विक्स यूजिंग EBRT, ठीक है। तो अपने कैंसर सर्विक्स, एक तो EBRT वाला वाला और कोई कैंसर है क्या सर्विक्स में, कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है। तो अपन एक कैंसर ऑफ सर्विक्स ही अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि ये भी काफ़ी बार रिपीट हो गया है, 2-3 बार तो हो ही गया एटलीस्ट। और कहीं भी है क्या टिश्यू कंपेंसेटर, ये रहा एक और रेडियोथेरेपी, मतलब ये अपने 3 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो 3 साल में रिपीट है, तो इसलिए अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ जाता है कैंसर ऑफ सर्विक्स। तो कैंसर ऑफ सर्विक्स के बारे में बात करें तो कैंसर ऑफ सर्विक्स आता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखें तो सर्वाइकल कैंसर इज अ मेलिग्नेंट ट्यूमर डराइविंग फ्रॉम सेल ऑफ सर्विक्स विच इज़ लोअर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो सेल के जो सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये मेलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कार्सिनोमा सर्विक्स मोस्ट कॉमन है, जेनेटल कैंसर, एनकाउंटर क्लिनिकल प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। मोस्ट कॉमन जेनेटल कैंसर है जो कि मिलता है, एंड कंस्टिट्यूट 25 to 30% ऑफ ऑल फीमेल कैंसर। थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। येट द सर्वाइकल कैंसर है जो प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है। तो सर्वाइकल कैंसर क्या प्रिवेंटेबल है, HPV ह्यूमन पेप्लियोना वायरस, साइटोमेगालो वायरस और कैलेमाइडल कैल कैलामाइडल इन्फेक्शन, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस हो सकते हैं या कैलामिडल इन्फेक्शन हो सकता है। अर्ली क्वाइटस, अर्ली एक्सपोजर टू सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर द 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो अर्ली क्वाइटस हो सकता है, तब ये हो सकता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, किसी का मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है तब ये हो सकता है। स्मोकिंग या तंबाकू, ऐसे केस में मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूजर्स, ठीक है, और मेल पोस्टीरियर विद मल्टीपल प्रीवियस सेक्सुअल पार्टनर। सिम्टम क्या हो सकते हैं, एसिम्टोमेटिक होता है, स्टार्टिंग में पता नहीं लगता। पोस्ट कॉइटल हेमोरॉज होता है, ठीक है। एबनॉर्मल पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ठीक है। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। इरेगुलर और फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है। तो फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है और रेगुलर डिस्चार्ज होता है। पेन लोअर एब्डोमेन एंड बैक। फिर है डायस्पेरेयूरिया, यूरिनरी डिस्टर्बेंस, पेन, एडिमा इन एडवांस स्टेज। इन्वेस्टिगेशन देखें तो इसमें ले सकते हैं अपन पैप स्मीयर टेस्ट, ह्यूमन पेप्लियोना वायरस DNA टेस्ट, कोलोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी, एक्सरे चेस्ट, सर्वाइकल पंच बायोप्सी, TLC, LFT, RFT, CT स्कैन, MRI पैट, और ये हो गया यूरिन एनालिसिस। फिर अगर अपने स्टेज 0 है तो मतलब कैर्सिनोमा in-situ है तो अपन इसको हाइस्टेक्टोमी या फिर सर्जरी कर सकते हैं। प्राइमरी स्टेज पे तो नॉन माइक्रो इन्वेसिव कैंसर होगा, इसको अपन मतलब एक सर्विक्स तक ही रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, अपना इन्वेजन
लेस देन 3 mm डीप। तो इसके अंदर अपन हाइस्टेक्टोमी या मतलब सर्जरी कर देते हैं। सेकेंड स्टेज में जो इन्वेशन होता है वो ग्रेटर देन 5 mm डीप होता है, उसमें रेडियल हाइस्टेक्टोमी प्लस ब्रैकीथेरेपी कर लेते हैं। अगर अपना सेकेंड स्टेज के अंदर नहीं, सेकेंड एज स्टेज के अंदर अपना 2/3 पार्ट इन्वॉल्व कर लेता है तो सर्जरी प्लस ब्रैकीथेरेपी करते हैं। और सेकेंड बी के अंदर अपना पैरामेट्रियम भी इन्वॉल्व कर देता है तो सर्जरी प्लस EBRT प्लस ब्रैकीथेरेपी कर लेता है। थर्ड स्टेज के अंदर थर्ड ए के अंदर अगर 1/3 पार्ट ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व करता है तो EBRT प्लस ब्रैकीथेरेपी करता है। और 3B के अंदर पूरी पेल्विक वॉल हाइड्रोनेफ्रोसिस भी करते हैं तो भी यही करते हैं। इन्वॉल्व रेक्टल और ब्लैडर म्यूकोसा, ठीक है, अगर रेक्टल और ब्लैडर म्यूकोसा आ गया तो अपन कीमो करते हैं और डिस्टेंट मेटास्टेसिस में हमने पहले कीमो प्लस पैलेटिव रेडियोथेरेपी करते हैं। ठीक है, तो अपना आता है रेडिएशन ट्रीटमेंट मोडेलिटी। तो इसमें अपने 3 चीज़ें आती है, EBRT और ब्रैकीथेरेपी। तो EBRT के अंदर 2 चीज़ें आती है। EBRT में अपने कन्वेंशनल 3D CRT और IMRT या IGRT आ जाता है। तो अगर अपन कन्वेंशनल प्लानिंग करें तो उसमें आता है पोजीशनिंग, इमोबिलाइजेशन, सिमुलेशन, फील्ड डिज़ाइन, बीम एनर्जी, डोज एंड फ्रैक्शन। ठीक है, और 3D CRT में आता है पहले पोजीशन करना, फिर इमोबिलाइज करते हैं, फिर सिमुलेशन, इमेज ट्रांसफर टू TPS एंड टारगेट वॉल्यूम डिलीनिएशन। फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं, फिर डोज फ्रैक्शन करते हैं, फिर प्लान इवेल्युएशन करते हैं, फिर ट्रीटमेंट डिलीवरी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक अपन इसमें देख लेते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर तो मैंने बता दिया था। ठीक है, इंडिकेशन क्या हो सकता है, 4th बी के वेजाइनल ब्लीडिंग, प्लेन यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, इसमें 3 टाइप की टेक्निक होती है, कन्वेंशनल, 3D CRT, IMRT, IGRT। तो प्लानिंग टेक्निक में सबसे पहले आता है कन्वेंशनल के अंदर पेशेंट पोजिशनिंग, सिमुलेशन, फील्ड डिज़ाइन, बीम एनर्जी और डोज फ्रैक्शनेशन। तो इमोबिलाइजेशन करने के लिए अपन सुपाइन पोजीशन ले लेते हैं या प्रॉन पोजीशन ले लेते हैं विद बेली बेड। ठीक है, तो इस टाइप का बेली बेड होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉन पोजीशन ले लेते हैं। वो सुपाइन पोजीशन क्या होती है, कंफर्ट होती है ना, और पेल्विस को स्टेबलाइज करती है। नी रेस्ट भी अपन यूज़ कर सकते हैं और ये लोअर बैक के लिए होती है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए। बेली बोर्ड को अपन अलाउ करते हैं फॉर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट फॉर ड्रॉप आउट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। फॉर्म मटेरियल का बना होता है। हाई स्टॉमिक पेशेंट को अपन क्या कर सकते हैं, स्मॉल बॉल में ड्रॉप टू पेल्विक एरिया, से प्रोन पोजीशन में भी बेनिफिशियल। ठीक है, इमोबिलाइजेशन में अपन थर्मोप्लास्टिक वगैरह इस टाइप का थर्मोप्लास्टिक होता है, ठीक है, पेशेंट के ऊपर पूरा लगाया जाता है। तो इसके लिए अपन क्या होता है, अगर को है ना, दीज आर डिफ़िकल्ट टू यूज़ एज लेक ऑफ बोनी पॉइंट। अच्छा, ये अपन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि बोनी पॉइंट्स अपन फिक्सेशन नहीं कर सकते। कंटिन्यूस एब्डोमिनल मूवमेंट विद द रेस्पिरेशन, ठीक है, एब्डोमिनल मूवमेंट होता रहता है। प्रेजेंस ऑफ फैट पैड ऑफ फोल्ड, सिंपल सुपाइन पोजीशन विद मार्किन। तो अपन सुपाइन पोजीशन में करते हैं। चीप होता है, रिप्रोड्यूसिबल है, इजी टू यूज़ एंड कंफर्टेबल फॉर पेशेंट। कॉन्ट्रास्ट की अपन को ज़रूरत पड़ती है नहीं। ठीक है, तो एक्सरे सिमुलेशन में अपन पे सिमुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें पेशेंट को अपन सुपाइन रखते हैं आर्म चेस्ट पे और इमोबिलाइज करते हैं विद अल्फा क्रेडल ऑर्थोगोनल लेजर बीम लाइन एंटीरियर और लेटरल टैटूज मार्क कर देते हैं विद रेडियो ओपेक मार्कर। ओबेस पेशेंट इंफीरियर बॉर्डर को अपन रेडियो ओपेक मटेरियल से बना देते हैं। ब्लैडर प्रोटोकॉल इज मेड विद कॉन्स्टेंट ब्लैडर फील्डिंग। ठीक है, ब्लैडर प्रोटोकॉल में अपन क्या पूरा ब्लैडर कंफर्टेबल मतलब फुल होना चाहिए। APL लेटरल सिमुलेटर है टेकन स्टैंडर्ड फील्ड बॉर्डर आर यूजिंग बोनी एनाटोमिकल लैंडमार्क्स। तो इसमें होता है ट्रीटमेंट टेक्निक SSD वर्सेस SAD। तो SSD टेक्निक में अंदर अपन क्या करता है, सेटअप पॉसिबल विदाउट रिक्वायरिंग एक्सपेंसिव लेजर एड्स, एग्जांपल लेजर। ठीक है, तो अपन बिना एक्सपेंसिव लेजर्स के बिना भी अपन कर सकते हैं। SAD के अंदर इजी टू सेटअप, रिप्रोड्यूसिबल, इम्पैक्ट ऑफ सेटअप एक्यूरेसी मिनिमाइज। तो जो सेटअप एक्यूरेसी है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें अपन 2 फील्ड टेक्निक लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एडवांटेज है आइसोसेंट्रिक टेक्निक का ओवर SSD इज ओवर द पेशेंट इज नॉट मूविंग बिटवीन फील्ड्स। ठीक है, तो SAD टेक्निक का क्या होता है कि SSD टेक्निक से मतलब पेशेंट मूव नहीं करता फील्ड में। ऑन्स द आइसोसेंटर पेस एक्यूरेटली विद इन द पेशेंट, द रिमेनिंग फील्ड ऑफ अरेंज सिंपली बाय गैंट्री रोटेशन और काउच। ठीक है, तो बाकी फील्ड्स को अपन गैंट्री रोटेशन काउच से कर सकते हैं। 2 फील्ड टेक्निक, हेट्रोजीनियस डोज डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटरम, अंडर डोज, मोर स्किन रिएक्शन, यूजफुल व्हेन लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना इन्वॉल्व। 2 फील्ड टेक्निक के अंदर हेट्रोजीनियस होता है, पैरामेट्रियम अंडर डोज होती है। ठीक है, पैरामेट्रियम अगर वहाँ तक कैंसर फैल गया तो उनको सही काम नहीं करता। यूजफुल व्हेन लोअर पार्ट ऑफ वजाइना इन्वॉल्व। 4 फील्ड के अंदर होमोजीनियस बॉक्स शेप डोज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होल टारगेट के अंदर पैरामेट्रिकम
और उसके बाद एडिकेट डोज आ जाती है, स्किन रिएक्शन डिक्रीज हो जाती है, ट्रीटमेंट टाइम स्कोप। बीम एनर्जी क्या होती है 50 ग्रे 25 फ्रैक्शन में 5 वीक विथ 2 ग्रे, ठीक है। पैलेटिव ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं 2 से 30 ग्रे इन 5 to 10 डेली फ्रैक्शन 1 to 2 वीक में, 8 से 10 ग्रे 1 फ्रैक्शन फॉर हेमोस्टेसिस। 3D CRT टेक्निक में अपन पेशेंट मोबिलाइजेशन, वॉल्यूमेट्रिक डेटा, इमेज ट्रांसफर टू TPS, टारगेट वॉल्यूम डिलीनिएशन, प्लानिंग, डोज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस, ट्रीटमेंट क्यू एंड डिलीवरी। तो सिमुलेशन में अपन क्या इस टाइप की मशीन होती है, इसके अपन डेटा एक्विजिशन में काम में ले सकते हैं। ट्रीटमेंट को अपन करते हैं फॉर सुपाइन पोजीशन, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में देखते हैं नी को अपन मोबिलाइज कर देते हैं विथ नी रेस्ट, बैलीज, प्रॉन बैलीज वगैरह, वेजाइनल मार्कर लगाते थे, वेजाइनल डिटरमाइनल लेंथ ऑफ वेजाइना। अपन वेजाइना अगर मार्कर अपन प्लेस करते फॉर एक्सटर्नल ओस एंड लोअर एक्सटेंट ऑफ डिजीज, इंडिविजुअली मार्किंग बेस्ड ऑन फाइंडिंग ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इंट्रावीनस कंट्रास्ट अपन यूज़ कर सकते हैं, जिससे अपन पेल्विक नोड वगैरह देख सकते हैं। रीनल कॉन्ट्रास्ट डिलिनिएशन फॉर क्रिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। टारगेट वॉल्यूम delineation for definite treatment of carcinoma cervix with conformal radiant technique, accurate target delineation is vitally important, ठीक है। तो अपन को कैंसर सर्विक्स को अपन को ट्रीट करना विद कन्फर्मल रेडिएशन टेक्निक, तो अपन टारगेट वॉल्यूम डिलिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरियस गाइडलाइन ऑफ CTV डिलिनेशन पब्लिश इन लिटरेचर एज अ डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल टारगेट वॉल्यूम रिमेन अवेलेबल। IMRT, ठीक है। तो अपन क्लिनिकल जर्नल में इंपॉर्टेंट, ठीक है। टारगेट वॉल्यूम IMRT इन कैंसर सर्विक्स, रिक्वायर्ड इन्वर्स प्लानिंग, ठीक है। अगर IMRT करते हैं तो इन्वर्स प्लानिंग चाहिए। मॉड्यूलेट द इंटेंसिटी ऑफ बीम यूजिंग मोशन ऑफ मल्टीलीफ कॉलमिनेटर, ठीक है। तो क्या करता है इंटेंसिटी ऑफ बीम को मॉड्यूलेट करता है यूजिंग मोशन ऑफ मल्टीलीफ कॉलमिनेटर। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर होता है टू कन्फर्म द डोज इन अ शेप ऑफ 3D टारगेट। ठीक है, तो ये अपना लगभग हो गया। एक बार अपन देख लेते हैं, हाँ ठीक है। अपन ने यहाँ पर कहा था, पढ़ लिया था। पोजिशनिंग, सुपाइन, कंफर्टेबल, रिप्रोड्यूसिबल, ये सारी चीज़ पढ़ ली थी। स्टेबलाइज पेशेंट कैन बी कन्फाइंड बिट। बेली बोर्ड को अपन यूज़ करते हैं, मटेरियल का बना होता है, सारी चीज़ मैंने बता दी थी। लो एब्सॉर्प्शन वगैरह बता दिए थे, इमोबिलाइजेशन बता दी थी। कन्वेक्शनल एक्सरे ट्यूब वो बता दी थी, वन साइडेड होती है। पेशेंट पोजीशन सुपाइन, स्टैंड अप फील्ड बॉर्डर डिसाइडेड करता है। सुपीरियर बॉर्डर देख लेते हैं, पहला होता है L4 से L5 जंक्शन, ठीक है। इन्फीरियर बॉर्डर 2 सेंटीमीटर बिलो द ऑर्बिटर ऑफ फोरामेन और 2 सेंटीमीटर बिलो द लोअर एक्सटेंट ऑफ डिजीज, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर इसमें लेटरल फील्ड बॉर्डर सेम ही होती है। एंटीरियर बॉर्डर इनर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। पोस्टीरियर बॉर्डर S2 से S3 जंक्शन। लेटरल बॉर्डर क्या होती है 1.5 से 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इनर पेल्विस ब्रिम। ट्रीटमेंट टेक्निक SSD, इसके अंदर विदाउट एक्सपेंसिव अपन लेज़र की तरह काम में ले सकते हैं, साथ दोनों चीज़ बता दी थी। इनएक्यूरेसी मिनिमाइज कर सकते हैं, नॉट मूव बिटवीन फील्ड वन द आइसोसेंट्रिक पोजीशन एक्यूरेटली विद इन द पेशेंट, द रिमेनिंग फील्ड्स आर अरेंज सिंपली बाय गैंट्री रोटेशन काउच मूवमेंट। ये सारी चीज़ मैंने आपको भी बता दी थी, ठीक है। ये देखो मैंने बताई थी ना, ये रही, ठीक है। 4 फील्ड टेक्निक के अंदर नहीं, सॉरी ये रहा, ठीक है। सेटअप एक्यूरेसी मिनिमाइज वगैरह अपन कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है स्किन रिएक्शन वगैरह डिक्रीज हो जाती है। फील्ड डिज़ाइन में अपन 2 फील्ड और 4 फील्ड ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया था। होमोजीनियस डोज डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर इसमें अंडर डोज होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, देखो पैरामीटर में इसमें अंडर डोज होता है। ये रहा पैरामेट्रियम अंडर डोज, मोर स्किन रिएक्शन, लोअर पार्ट ऑफ वजाइना इन्वॉल्व, इसमें पैरामेट्रियम के अंदर एडिकेट डोज मिल जाती है, ठीक है। इसमें पैरामेट्रियम पे एडिकेट डोज मिल जाती है। वन टारगेट पैरामेट्रिक एट एडिकेट डोज, स्किन रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, मोर ट्रीटमेंट टाइम होता है, ठीक है। 2 फील्ड 4 फील्ड। बीम एनर्जी मैंने बता दिया था, थिकनेस ऑफ पेल्विस पे डिपेंड करती है। डोज फ्रैक्शन 45 to 50 ग्रे, 20 to 25 फ्रैक्शन 5 वीक, 2 ग्रे के फ्रैक्शन के हिसाब से। ब्रैकीथेरेपी में 7.5 ग्रे 3 फ्रैक्शन के हिसाब से, 6 ग्रे 4 फ्रैक्शन के हिसाब से। टोटल डोज 80 to 85 ग्रे, 85 से 90 ग्रे इन एडवांस केसेस। टॉलरेंस डोज सर्वाइकल और यूट्रस की लगभग होती है 200 से 300 ग्रे, वजाइनल म्यूकोसा की होती है 160 से 200 ग्रे, रेट्रोसिग्माइल्ड लार्ज बोलर की होती है 50 से 60 ग्रे, फुल बोलर की 45 से 50 ग्रे, यूरिनरी ब्लैडर की 55 से 60 ग्रे। ब्लैडर और रेक्टम डोजेस आर डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम और इरेडिटेड, ठीक है। तो अपना एक ये तो हो ही गया, अपना तक पहुंच गए थे हमने ये कर लिया था। फिर अपने एक इसमें अगर देखें
तो कैंसर ऑफ सर्विक्स भी हो गया। अब कैंसर ऑफ सर्विक्स में अपना एक टॉपिक और बचता है, 1 मिनट। कैंसर ऑफ मैक्सिला ये हो गया था, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट हो गया था, मेडुलोब्लास्टोमा हो गया था, हेड एंड नेक कैंसर हो गया था, और इसके बाद में अपना कैंसर सर्विक्स यूजिंग EBRT एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, इसके लिए अपन ने डिटेल में बात कर ली। और एक अपना ग्रेविटरी मशीन्स, ठीक है। इसमें अपना एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट टेक्निक ऑफ कैंसर सर्विक्स ऑन टेलीकोबाल्ट मशीन, ठीक है। ये तो अपन ने कर ली थी, टेलीकोबाल्ट मशीन के बारे में बात कर ली थी। और ट्रीटमेंट टाइम बाय SAD टेक्निक, ठीक है, ट्रीटमेंट टाइम बाय SAD टेक्निक का भी अपन ने पता कर लिया था। एक अपने इसके अंदर ये और आता है कि अपन को जो कैंसर है, मतलब ये कैंसर ऑफ सर्विक्स है, वो अपन को एक्सप्लेन करना है ब्रैकीथेरेपी के बेसिस पे, ठीक है। अपन ने क्या बताना है कि ब्रैकीथेरेपी के बारे में बताना है, ठीक है। फॉर सरफेस नहीं, हाँ नहीं, ये भी अपना हो गया इस जॉस, ठीक है। एक्सप्लेन इंटरस्टिशियल इम्प्लांट फॉर CA सर्विक्स पेशेंट, ठीक है। तो अपन को ये इंटरस्टिशियल CA सर्विक्स वाला पेशेंट है, तो उसके अंदर इंटरस्टिशियल इम्प्लांट कैसे होगा उसके अपन को बताना है। तो ब्रैकीथेरेपी के बारे में अगर बात करें तो ब्रैकीथेरेपी अपने कई चीज, क्या होता है कि ब्रैकीथेरेपी शॉर्ट रेंज होती है, तो आपको पता होगा स्मॉल एनकैप्सुलेटेड रेडिएशन देती है। ये सारे टाइप्स होते हैं, इंटरकैविटी, इंटरस्टिशियल, इंटरऑपरेटिव, इंटरलुमिना, इंटरवेस्कुलर मोल्ड टेक्निक, हाई, मीडियम, लो, पल्स, ये 4 टाइप की डोज रेट के हिसाब से होता है। सोर्स लोडिंग, प्री लोडिंग, मैनुअल लोडिंग, रिमोट आफ्टर लोडिंग, टेम्प्रेरी, परमानेंट। इसके अंदर अपन क्या होता है, अपन मतलब जो इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी होती है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई पहले से एग्जिस्टिंग कैविटी होती है, तो उसके अंदर अपन क्या प्री डिफाइंड एप्लीकेटर के साथ अपन क्या स्पेशल जो मतलब एक इसमें अपन इंसर्ट कर देते हैं। इसमें आता है अपने यूट्राइन सर्विक्स, एंडोमेट्रियम या वजाइना। रेडियो एक्टिव सोर्स को अपन डायरेक्टली टिश्यूज़ के अंदर इम्प्लांट करते हैं, हेड और नेक इम्प्लांट, ब्लास्ट इम्प्लांट, सार्कोमा, ठीक है। तो डोज रेट ये भी हो गई थी अपनी। प्रॉपर्टी आइडियल ब्रैकीथेरेपी सोर्स, ये तो खैर बाद में जब ब्रैकीथेरेपी पढ़ेंगे तब बता देंगे, ठीक है। ब्रैकीथेरेपी कैंसर सर्विक्स, ब्रैकीथेरेपी प्लेज अ वाइटल रोल इन कैंसर सर्विक्स। और लास्ट वीक मतलब स्टार्टिंग जैसे EBRT का जो लास्ट वीक होता है, और EBRT के कंप्लीट होने पर अपन ब्रैकीथेरेपी यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, इंटरकैविटरी, इंटरस्टिशियल या वजाइनल सिलेंडर के तौर पे काम में लेते हैं। इंडिकेशन क्या है, स्टेज 1 में पेशेंट मेडिकली ऑपरेबल होता है, स्टेज 2 में रेडिकली, मतलब ब्रैकीथेरेपी है तो अपन ने सारी चीज़ पढ़ ली थी, ठीक है। यूट्राइन सर्विक्स इज सुटेबल फॉर इंटरकैविटी ब्रैकीथेरेपी बिकॉज एक्सेसिबल ऑर्गन है, टॉलरेंस है सर्विक्स की बहुत ज़्यादा है ना, यूट्रस और वजाइना की। ब्रैकीथेरेपी हिस्ट्री की बात करें तो स्टॉकहोम मेथड है ना 1910 में, पेरिस मेथड 1920 और मैनचेस्टर सिस्टम 1930 में आया था। तो स्टॉकहोम सिस्टम में क्या था, फ्रैक्शन 2 से 3 फ्रैक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ, और ये लास्ट होता है पीरियड फॉर 20 to 30 आवर्स सेपरेटेड बाय 1 to 3 वीक्स। ये क्या होता है, इंटरवेजाइनल बॉक्सेस होता है, जो कि किसी बने होते हैं सिल्वर या गोल्ड के होते हैं। इंटर यूट्राइन ट्यूब्स फ्लेक्सिबल रबर की होती है, दीज आर नॉट फिक्स टुगेदर। अनइक्वल लोडिंग ऑफ रेडियम 30 to 90 मिलीग्राम ऑफ रेडियम वॉज प्लेस इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। तो रेडियम 30 to 90 मिलीग्राम रेडियम यूट्रस में प्लेस करता था, और 60 to 80% मिलीग्राम वो प्लेस इनसाइड द वजाइना, ठीक है। तो इसके हाथ से अपन देखो रेडियम प्लेस कर रहे हैं ना इसके अंदर, वजाइना के अंदर, वो वाला ही है। पेरिस सिस्टम, सिंगल एप्लीकेटर फॉर रेडियम बी 120 आवर्स 5 to 6 days, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ रेडियम यूज इन यूट्रस एंड वजाइना। सिस्टम इनकॉर्पोरेट टू कॉर्प प्लस सिलेंडर के भी 13.3 mm रेडियन इन ईच, ठीक है। तो 13.3 मिलीग्राम रेडियम हर एक में ले लेते हैं, और 2 कॉर्क कॉल्पोस्टेट सिलेंडर होता है। इंटर यूट्राइन ट्यूब सिल्क रबड़ की बनी होती है, जो कि 13.3 mm रेडियम उसके अंदर होता है। इंटर यूट्राइन सोर्स 3 रेडियो एक्टिव सोर्सेज होता है, इसकी सोर्स स्ट्रेंथ का रेशियो होता है 1:1:0.5। कॉल्पोस्टेट कंटेन सोर्स ऑफ सेम स्ट्रेंथ इन मोस्ट ऑफ द यूट्राइन रिसोर्सेज। ड्रॉबैक ऑफ स्टॉकहोम पेरिस मेथड, ठीक है। तो ड्रॉबैक क्या है, लॉन्गर ट्रीटमेंट टाइम चाहिए था लगता है, और क्या होता है पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है। नो डोज प्रिस्क्रिप्शन है ना, कोई डोज प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। डो नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डोज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डोज स्पेसिफिकेशन।
वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता। डोज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, डोज स्पेसिफिकेशन कैसा हो रहा है, सोर्स का अरेंजमेंट, पोजीशन ऑफ टेंडम रिलेटिव टू द अवॉइड्स, ठीक है, सोर्स का अरेंजमेंट नहीं पता होता, टेंडम रिलेटिव टू अवॉइड्स कैसे अपन प्लेस कर रहे हैं, एप्लीकेटर्स की पैकिंग, ट्यूमर साइज, पेशेंट एनाटॉमी, इस सब चीज़ों को नहीं बताता है। इग्नोर इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट क्रिटिकल ऑर्गन रेडिएशन, ठीक है, अगर बाकी के क्रिटिकल ऑर्गन से उनको उनको रेडिएशन मिल रही है उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। When used in conjugation with EBRT, overall radiation treatment cannot be adequately defined, ठीक है, अपन EBRT के साथ यूज़ करने के बाद ओवरऑल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है अपन एडिकेटली डिफाइन नहीं कर सकते। मैनकेस्टर सिस्टम डेवलप करा था बाय टॉड एंड मैरियट इन 1930 एंड पायनर्ड बाय पैटरसन पार्कर बाय बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो ये टॉड एंड मैरियट ने 1930 में बनाया था और पीटरसन पार्कर ने इसको बनाया था। पीटरसन ने टू डिफाइन द ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ डोज ऑफ द पॉइंट शुड बी एनाटॉमी कंपेरेबल फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या क्या प्रिंसिपल्स पे काम करता है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो ट्रीटमेंट जो टर्म्स है मतलब वो क्या हो सकता है एनाटॉमिकली कंपेरेबल होना चाहिए, उस रीजन में होनी चाहिए जहाँ डोसेस हाईली सेंसिटिव नियर टू स्मॉल अल्टरेशन इन एप्लीकेटर पोजीशन, मतलब एप्लीकेटर की पोजीशन की वजह से कुछ चेंजेस करने की वजह से डोसेज क्या हो सेंसिटिव नहीं हो ज़्यादा। शुड बी पोजीशन वेट अलाउ कोरिलेशन डोसेज विद क्लिनिकल इफेक्ट, ठीक है, ऐसी पोजीशन में होनी चाहिए जहाँ पे डोसेज का क्लिनिकल इफेक्ट से रिलेशन हो। टू डिज़ाइन द सेट ऑफ एप्लीकेटर द गिवन अमाउंट ऑफ रेडियम विच विल यूज सेम डोज रेट इररेस्पेक्टिव ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन यूज, ठीक है, तो अपन सेम ही डोज रेट यूज़ करेंगे रेस्पेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेटर यूज। टू फॉर्मुलेट द सेट ऑफ रूल रिगार्डिंग द एक्टिविटी रिलेशन एंड पोजीशन ऑफ द रेडियम सोर्स इन टेंडम एंड वेजाइनल ओवॉइड टू डिसाइड द डोज रेट, ठीक है, तो अपन क्या होता है सेट ऑफ रूल्स इंट्रोड्यूस करता है रिगार्डिंग द एक्टिविटी रिलेशनशिप एंड पोजीशन ऑफ रेडियम सोर्स। मैनकेस्टर सिस्टम अपने 4 पॉइंट में होता है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ब्लैडर पॉइंट और रेक्टम पॉइंट। तो पॉइंट ए क्या होता है 2 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग ऑफ द टॉप ऑफ द लेटरल फॉर्निक्स ऑफ द मिड लाइन और 2 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, तो ये अपना 2 सेंटीमीटर लेटरल फ्रॉम द मिड लाइन और 2 सेंटीमीटर सुपीरियर। अब इसमें चीज़ें मतलब इसमें अपन ने रख दिया 2 सेंटीमीटर सुपीरियर फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑस, ठीक है, अब अपन एक्सटर्नल ऑस यूज़ करते हैं, तो ये तो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं फ्रॉम द पासिंग फ्रॉम टॉप लेटरल फॉर्निक्स ऑफ मिड लाइन corresponding to the paracervical triangle the uterine artery crosses uter, it is the point where radiation necrosis is first seen, dose limiting point, ठीक है, तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेडिएशन नेक्रोसिस देखने को मिलती है, डोज लिमिटिंग पॉइंट है, शुड रिसीव ग्रेटर देन 80% से 100% ऑफ प्रिस्क्राइब डोज, ठीक है, तो इसमें 80 से वो 90 से 110 तक की डोज पड़ जाती है। पॉइंट बी 30 सेंटीमीटर लेटरल टू द पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इससे क्या 3 सेंटीमीटर लेटरल पे पॉइंट बी प्रेजेंट होता है और 2 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द लेटरल फॉर्निक्स है ना फ्रॉम द पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है, 5 टोटल मिड लाइन से तो हो गया 5 सेंटीमीटर, पॉइंट ए से हो गया 3 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल ऑस से हो गया 2 सेंटीमीटर सुपीरियर। पॉइंट पी क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट लेटरल पॉइंट ऑफ द मोनी पेल्विस डिफाइन एज द डोज टेकन बाय इलियक पॉइंट, ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो इसमें एक ये देखो ऑन द लेटरल रेडियोग्राफ इसमें 2 पॉइंट होते हैं, ब्लैडर पॉइंट और एक रेक्टल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो इसमें ब्लैडर और रेक्टल रेफरेंस पॉइंट में देखें लेटरल रेडियोग्राफ में अगर अपन देखें तो लेटरल रेडियोग्राफ में क्या आ रहा है, द ब्लैडर पॉइंट इज ऑब्टेन ऑन द लाइन ड्राइंग एंट्रोपोस्टली थ्रू द सेंटर ऑफ बलून, ठीक है, तो ये मान लो अपन ने इसके अंदर वजाइना के अंदर डाल के एक बलून अपन फिल कर देते हैं और बलून का जो सेंटर होता है वो अपना ब्लैडर की पोजीशन बता देता है, ठीक है, तो उस बलून के जो सेंटर होता है वो अपना पॉइंट होता है और वहाँ से अपन ड्रॉन करता है सेंटर ऑफ बलून टू द पोस्टीरियर सरफेस। रेक्टल पॉइंट इज ड्रॉन ऑन अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ओवॉइड, ठीक है, तो अपना जो रेक्टल पॉइंट है वो क्या अपन जो एक्टिविटी ऑफ ओवॉइड मतलब जो वजाइनल वॉल है उससे क्या होता है अपन 5 mm बिहाइंड द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, वहाँ पर क्या होता है जो मिड पॉइंट होता है ओवॉइड्स का ये रहा, ये 0.5 mm ये मिड पॉइंट है रेफरेंस ऑफ ओवॉइड और यहाँ पर ये पॉइंट बन गया, ठीक है, तो ये अपना रेक्टल रेफरेंस पॉइंट होता है। द डोज ऑफ ब्लैडर है रेक्टम शुड बी लेस देन 80% ऑफ द एब्जॉर्ब डोज ऑफ पॉइंट वे, ठीक है, तो जितना पॉइंट ए में एब्जॉर्ब हुआ ब्लैडर रेक्टम को कितनी मिलनी चाहिए, लेस देन 80% ऑफ मिलनी चाहिए। फिर अपना आ जाता है ये ट्रपेजॉइड ऑफ फ्लेचर, ठीक है, ये ट्रपेजॉइड ऑफ फ्लेचर भी आपको पता होना चाहिए, इसकी
पोजीशन वगैरह भी आपको पूरी याद होनी चाहिए। ड्रॉबैक ऑफ मैनचेस्टर सिस्टम रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ एप्लीकेटर डू नॉट स्पेसिफिक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ सर्विस पॉइंट ए में लाइट इनसाइड और आउटसाइड द ट्यूमर। ठीक है, तो क्या होता है, डिपेंडिंग होता है साइज ऑफ सर्विक्स का, पॉइंट ए क्या इनसाइड और आउटसाइड द ट्यूमर भी लाए हो सकता है, ये ड्रॉबैक है। ठीक है, और रिलेटेड होता है पोजीशन ऑफ एप्लीकेटर डू नॉट स्पेसिफिक मतलब एनाटॉमी पे डिपेंड नहीं करता। अब देखो वजाइना का देखो साइज पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है, तो लेकिन ये जो पोजीशन है एप्लीकेटर की ये सब सेम ही रहती है, तो ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। ये अपने ओवर्ड्स होते हैं, इस टाइप के अपन ओवर्ड्स दिखते हैं, टेंडम और रिंग एप्लीकेटर्स है, इस टाइप के अपन को दिखने को मिलता है। ये इंटर यूट्राइन ट्यूब्स है, ये वजाइनल ओवर्ड्स है, और ये भी अपने ओवर्ड्स वगैरह। ठीक है, ये अपने टेंडम में वजाइनल सिलेंडर, ये अपने वजाइनल सिलेंडर है। इंटरस्टिशियल वीनिया प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ ब्रैकीथेरेपी एप्लीकेशन पेल्विक एग्जामिनेशन नो रेसिडुअल डिजीज। ठीक है, ये तो हो गए। ठीक है, तो वो अपन इसमें तो कुछ खास है नहीं, प्रोसीजर लिथोटोमी एनालिसिस। ठीक है, ये अपना हो गया। ठीक है, इसमें टारगेट वॉल्यूम डिलीनिएशन करना ये सब अभी अपने है नहीं, इसमें नहीं तो करवा देते। ओके, सो एक अपना क्वेश्चन पिट्यूटरी भी आया हुआ है, तो पिट्यूटरी के बारे में देख लेते हैं। नो सॉरी, पिट्यूटरी आया हुआ है, प्रोस्टेट आया हुआ है। ठीक है, तो पिट्यूटरी प्रोस्टेट आया हुआ है, इसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो पिट्यूटरी के बारे में देखें तो पिट्यूटरी क्या होता है, अपना ट्यूमर पिट्यूटरी ग्लैंड टेक्निकली पिट्यूटरी ट्यूमर्स आर बेनिंग बट सिंस दे प्रोड्यूस लोकल प्रेशर सिम्टम्स इन ब्रेन एंड ऑप्टिक नर्व दे आर कंसिडर लोकली मेलिग्नेंट। ठीक है, तो वैसे तो क्या होता है, बेनिंग ही होता है, लेकिन जो ब्रेन और ऑप्टिक नर्व पे भी प्रेशर देता है, तो इसकी वजह से मेलिग्नेंट कंसिडर कर ले जाता है। मतलब लोकली मैनिंग मतलब एक मतलब लोकली क्या करेंगे, वहाँ पे फैलेंगे। ऑसिनोफिल एडिनोमा बेसोफिल एडिनोमा, ऑसिनोफिल सेल प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स विथ कंट्रोल ग्रोथ। ठीक है, तो ये हार्मोन्स कंट्रोल मतलब ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन विच कंट्रोल ग्रोथ, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन्स है वो ईओसिनोफिल सेल्स बनाते हैं। और बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये सेक्सुअल फंक्शंस और अदर प्रोसेसेस करते हैं। तो इनमें हो गया तो ये वाले फंक्शंस खराब हो जाएंगे, और इसोनोफिल्स हो गया तो ग्रोथ रिलेटेड फंक्शंस खराब हो जाएंगे। ज़्यादा सिक्रेशन से डायजटिज्म, एक्सेसिव हाइट, एक्रोमेगैली इन एडल्ट्स। लोअर सिक्रेशन अगर होता है तो डॉर्फिज्म हो जाता है। देयर मे बी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस इन वुमेन। और बेसोफिल सेल्स में स्टेजिंग दे इज ऑफिशियली इन वाइडली यूज स्टेजिंग सिस्टम फॉर पिट्यूटरी। आफ्टर पिट्यूटरी एडिनोमा इज क्लासिफाइड एज हाई एडिनोमा और माइक्रो एडिनोमा और मैक्रो एडिनोमा। इसके अंदर क्या होता है, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर इन साइज है तो माइक्रो एडिनोमा हो जाता है। मैक्रो एडिनोमा मोर और इक्वल देन 1 सेंटीमीटर ऑफ साइज कैन ग्रो इनटू द बोनी एरियाज नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, बोथ सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी। सर्जरी में अपन हाइपोसेक्शनोग्राफी कर लेते हैं, इसमें अपन पिट्यूटरी रिमूव कर देते हैं। कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल तो पॉसिबल है नहीं, तो इसके लिए पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी 3 फील्ड टेक्निक है या 4 फील्ड टेक्निक में अपन देता है। पहला एंटीरियर, दूसरा लेटरल। डोज अपन 4500 से 5000 यूरिक रेट देता है। और 5 वीक ब्रैकीथेरेपी क्या होता है, ये ट्रियम इम्प्लांट प्रोड्यूस वेरी हाई डोज लोकली प्रोड्यूस एक्सीलेंट रिजल्ट, तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ये अपन ब्रैकीथेरेपी दे देते हैं प्रोस्टेटिक चीज़ में। और बाकी आपको ब्रैकीथेरेपी पढ़ना है तो एक HDR ब्रैकीथेरेपी वाला चैप्टर है, वो आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर पूरा आपको दे रखा है। ठीक है, HDR ब्रैकीथेरेपी। नहीं, ब्रैकीथेरेपी नहीं अपन कर सकते। ठीक है, छोड़ो इसको आप। हाँ, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब अपना बचा तो
पिट्यूटरी हो गया, सॉरी पिट्यूटरी हो गया। अब एक प्रोस्टेट और कर लेते हैं, हाँ सॉरी वो तो सॉरी पिट्यूटरी था ना। अब अपन एक कैंसर ऑफ प्रोस्टेट भी कर लेते हैं। तो कैंसर ऑफ प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो प्रोस्टेटिक कैंसर तो ये रहा प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर क्या हो सकती है? कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, दे में स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर मोस्ट कॉमनली है मेल्स के अंदर, और ये क्या होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कार्सिनोमा हो जाता है जो कि अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में भी पहुंच सकता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड लाइज करती है बिटवीन प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टल वॉल। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कैंसर इन मैन अबव 50 ईयर्स ऑफ एज। तो इसके अंदर क्या होता है, वीक इंटरप्टेड नैरो यूरिनरी स्टेम फ्लो, मतलब क्या होता है, वीक सिकुड़ा हुआ यूरिनरी स्टेम में फ्लो हो जाता है। ब्लड इन यूरिन, नॉक्टयूरिया, रात को जो यूरिन आ जाता है, डायसूरिया, पेनफुल मतलब फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन, पेन इन पेल्विस, स्पाइन ड्रिफ्ट्स, लिम्फेडिमा, रीनल इनसफिशिएंसी। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, बायोप्सी, सीटी स्कैन, साइटोस्कोपी, बायोकेमिकल इवेल्यूशन, पेट स्कैन, IVP, ट्रांस रेक्टल USG। रिस्क फैक्टर्स में ओबेसिटी, एजिंग, फैमिली हिस्ट्री, लोअर लेवल ऑफ विटामिन डी, प्रोस्टेटिस, एलिवेटेड ब्लड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो स्टेजिंग क्या होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे 4 में होता है। तो स्टेज 1 क्या होती है, ट्यूमर साइज छोटा होता है, कन्फाइनेड टू द प्रोस्टेट, ग्रोथ स्लोली। इसको अपन प्रोस्टेक्टॉमी मतलब प्रोस्टेट रिमूवल कर सकते हैं। रेडिएशन 3 फील्ड अपन यूज़ कर सकते हैं, एक एंटीरियर, 2 पोस्टीरियर ऑब्लिक। और स्टेज सेकेंड के अंदर कैंसर होता है वो प्रोस्टेट तक ही रहता है, और मोस्ट लाइकली मतलब ये स्प्रेड कर सकता है। इसमें रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी और रेडिएशन थेरेपी डेटा ऑफ द 3/4 फील्ड। स्टेज 3 के अंदर कैंसर क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रोस्टेट स्प्रेड कर देता है, बट नॉट टू द लिम्फ नोड एंड अदर ऑर्गन सच एज ब्लैडर एंड रेक्टम। मतलब इस कैंसर स्प्रेड तो करता है प्रोस्टेट के बाद, लेकिन लिम्फ नोड या अदर ऑर्गन ब्लैडर रेक्टम तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो ये सेमिनल वेसिकल तक पहुंच जाता है, जो कि प्रोडक्शन स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से इसका होता है रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी। ठीक है, रेडिकल प्रोस्टेक्टॉमी, रेडिएशन 3/4 फील्ड तक अपन दे सकते हैं। हार्मोन थेरेपी, ऑरिक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस में भी डन अलोन और विद द कॉम्बिनेशन में प्रोस्टेक्टोमी। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, टेस्टिस का सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन में प्रोस्टेक्टोमी के साथ। स्टेज 4 इसमें क्या नियर बाई एरियाज तक कर सकते हैं। इसमें ब्लैडर, रेक्टम, लिम्फ नोड, डिस्टेंस ऑर्गन और बोन्स, ये सब अपन हटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेडियोथेरेपी टू मेटास्टेटिक बोन एरियाज और कीमोथेरेपी, दोनों चीज़ होती है। ठीक है, हार्मोन थेरेपी भी देता है और इक्टोमी, मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैडर रेक्टम सब मतलब ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और इक्टोमी मतलब ऑर्गेनेट्रिस अपना ब्लैडर, रेक्टल, हेड ऑफ फीमर। ठीक है, तो अपने ऑर्गेनेट्रिस को होता है, मतलब ब्लैडर में कम से कम रेडिएशन, रेक्टल में और फीमर के हेड में कम से कम रेडिएशन। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, वैक्सीनेशन, कीमोथेरेपी। सर्जरी क्या होता है, रिमूव द ट्यूमर एज मच एज पॉसिबल। प्रोस्टेक्टोमी, रिमूव प्रोस्टेट ग्लैंड। रेडियोथेरेपी के अंदर हाई एनर्जी रेडिएशन यूज़ करते हैं टू किल द स्लो द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। रेडिएशन कैन बी यूज एज प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर प्रोस्टेट कैंसर इन प्लेस ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो अपन प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट ले लेते हैं इन प्लेस ऑफ सर्जरी। इट कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर सर्जरी और कैंसर इज नॉट फुल्ली रिमूव इफ इट इज़ रिकरेंट। रेडिएशन थेरेपी में दो चीज़ आती है, EBRT और ब्रैकीथेरेपी। तो रेडिएशन डायरेक्टली यूज़ करते हैं टू फोल पेल्विस एक्सटर्नली। रेडियो एक्टिव सोर्सेज को अपन प्लेस करते हैं क्लोज टू द ट्यूमर। इसमें LDR आता है, थिन निडल में रेडियो एक्टिव सीड को इंसर्ट करके प्रोस्टेट में डाल देते हैं। सीड आर लेफ्ट इन द प्रोस्टेट इवन द ट्रीटमेंट इज फिनिश। ठीक है, तो सीड क्या कर सकते हैं, प्रोस्टेट में रह सकते हैं इवन द ट्रीटमेंट इज फिनिश। HDR स्लाइटली हॉलो निडल टू इंसर्ट द थिन कैथेटर। The catheter is stayed in a body until the treatment is done. The radiation source is stayed in a prostate for short period of time. ठीक है, तो इसके अंदर कैथेटर क्या बॉडी के अंदर रहता है until the treatment is done. रेडिएशन सोर्स स्टे रहता है प्रोस्टेट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डोज 6500 से 7000 क्यूरी ग्रे। 3 फील्ड ट्यूब इसमें होते हैं, एक एंटीरियर, 2 पोस्टीरियर ऑब्लिक। हार्मोन थेरेपी लेवल ऑफ हार्मोन रिड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी में भी कंबाइंड विद एक्सटर्नल बीम थेरेपी टू ट्रीट हाई रिस्क कैंसर। की कीमोथेरेपी अपन प्रोस्टेट कैंसर अगर स्प्रेड कर देता है आउटसाइड द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो अपन हार्मोन थेरेपी काम नहीं करती, इसमें कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी में काम आता है डोसीटेक्सल, कार्बेजीटेक्सल, कार्बोप्लेटिन, विनाब्लास्टिन और पेलिकटेसल। वैक्सीनेशन में सिल्पोलुक्सिल T4 कैंसर वैक्सीन यूज़ होता है फॉर ट्रीट एडवांस प्रोस्टेट कैंसर।
मोस्ट वैक्सीन आर डिजाइन टू प्रिवेंट डिजीज द वैक्सीन इज एम टू दिस प्रोटेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड, तो अपन ने बता दिया था। ठीक है, स्मॉल कन्फाइनिटी टू कन्फाइन मोस्ट लाइकली टू स्प्रेड। ठीक है, T3 के अंदर सेमिनल वेसिकल तक पहुंच जाता है, इसमें ब्लैडर, रेक्टम, डिसेंट ऑर्गन, तीनों में नोड्स प्रेजेंट नहीं होते, और इसके अंदर नोड्स प्रेजेंट हो सकता है स्टेज 4 के अंदर, इसमें भी मेटास्टेसिस से भी स्टेज 4 में ही होता है। ठीक है, ठीक है, सो ये अपना हो गया। एक अपना लास्ट और एक और टॉपिक बचा है जो कि होता है कैंसर ऑफ बकल म्यूकोसा। तो इसको भी अपन पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो बकल म्यूकोसा के अंदर अपना कैंसर ऑफ लिप, लेबिया म्यूकोसा, बकल म्यूकोसा, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, ये सारी चीज़ें आ जाती है। डायग्नोस्टिक ओपीजी, रेडियोथेरेपी 45 to 50 ग्रे और ब्रैकीथेरेपी 20 to 25 ग्रे। लेरिंग्स के अंदर अपन डायग्नोस करते हैं लेरिग्नोस्कोपी से, पेन एंडोस्कोपी से, बेरियम स्वेलो, ब्रोंकोस्कोपी से सुपीरियर, टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, एंटीरियर फ्लैश एंटीरियरली और पोस्टीरियर फ्लैश मार्जिन ऑफ वर्टिबल बॉडीज। ठीक है, तो ये मार्जिन्स हो गई फील्ड की रेडियोथेरेपी में। ग्लॉटिस ट्यूमर 59%, सब ग्लॉटिस ट्यूमर 40%, सुप्रा ग्लॉटिस ट्यूमर 19% होता है। डोज अपन 6000 क्यूरी ग्रे 30 फ्रैक्शंस में देते हैं। हाइपोफरिंग्स, ऑरोफरिंग्स, कैंसर ऑफ टॉन्सिल डायग्नोसिस क्या होता है? बेरियम सोलो एंडोस्कोपी, ESP स्टेज 1 M1, मतलब क्या होता है? इस थायराइड, क्रिकॉइड कार्टिलेज, हायोड बोन्स, इसोफिगस तक पहुंच जाते हैं, इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लगती है। मैक्सिलरी एंट्रम राजा साइनस है, ये रिस्क फैक्टर लेदर वुड, निकल क्रोमियम इंडस्ट्री, सिम्टम साइनोसाइटिस, नेजल डिस्चार्ज, ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। स्टेज 3 या पढ़ोगे ना आपको पता लगेगा, सबक्यूटेनस एथेमोइड टिश्यू तक पहुंच जाता है। स्टेज 4 में पूरे ब्रेन, क्रेनियन, एसोफरिंग्स तक पहुंच जाता है। इंक्रीज सेलिवेशन, नो बाउंड हीलिंग। थायराइड के बारे में बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। डिस्फेजिया, भूख नहीं लगना, वोकल कॉर्ड्स पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो जाता है। डायग्नोसिस सीरम और कैल्सिटोनिन, सीरम कैल्सिटोनिन मतलब वो डायग्नोस करते हैं। TSH T3 T4 मतलब कैल्शियम की मात्रा और थायरोक्सिन की हार्मोन का कंसनट्रेशन बढ़ जाता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ERT, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, आयोडीन थेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन। ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपन सेट कर देते हैं। स्टेज 3 में मिनिमल एक्स्ट्रा थायराइड एक्सटेंशन। ठीक है, तो स्टेज 3 में ज़्यादा थायराइड में एक्सटेंशन ही होता। स्टेज देखिए, लेरिंग्स, ओरोफिंग्स, हाइपोफिंग्स, ओरन, सराइवली ग्लैंड, PNS में स्टेज 0 के अंदर कुछ ही नहीं होता। नो नोड्स, नो मेटास्टेसिस। स्टेज 1 T1, फिर T2, T3, फिर T4 NE। ठीक है, तो उनमें नोड्स जो है स्टेज 3 और स्टेज 4 में आता है, और मेटास्टेसिस भी स्टेज 4 के अंदर ही होता है। ठीक है, ठीक है, ये तो अपना हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है।